दूसरों से हार कर तो आदमी लड़ भी ले, पर जब खुद से हार जाता है तो वो अक्सर शांत हो जाता है। क्योंकि दुनिया में खोया हुआ तो ढूंढना एक बार को आसान होता है, पर जो खुद में खो जाए उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। जिंदगी एक नहीं बल्कि कई सफर की तरह चलती है। एक सफर की मंजिल अक्सर दूसरे सफर का रास्ता तय करती है। कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ कड़वे, कुछ बेशकीमती, तो कुछ तोड़ने वाले लम्हों को साझा करती है। एक पल में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पा लिया, फिर एक पल में सब कुछ खत्म है। एक उम्र में हर चीज की भूख है, तो एक पड़ाव के बाद मानो सब कुछ ठीक है। मैं अबीर, 32 ईयर, वेल सेटल्ड, एजुकेटेड। नहीं, अभी और भी हैं। जैसे इंडिपेंडेंट, होनहार, काबिल, बहुत सारे नाम हैं और उतनी ही पहचान, क्योंकि जैसा चश्मा वैसी पहचान आपको मिल ही जाती है। और जब वक्त बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है, पहचान भी। क्योंकि अब मैं नालायक, आवारा, बदतमीज, गुस्सैल, सड़कों पर लोफरों की तरह घूमने वाला शख्स नहीं रहा। अब तो मैं अच्छा कमाने वाला, दूसरों से नहीं अब खुद से मतलब रखने वाला, खुद सा होकर ही खुद सा ही नहीं हूँ। हाँ, बस अब अबीर होकर मैं अबीर ही नहीं हूँ। बहुत बदल गया हूँ। आगे चलते चलते मैं पता नहीं खुद को कितना पीछे भूल गया हूँ। हाँ, मैं बदल गया हूँ। वैसे बेवजह ही बदनाम है मौसम, लोग इससे ज्यादा जल्दी रंग बदलते हैं। इतने समय में मैं इतना समझ गया हूँ कि जब जेब भारी हो तो शब्द मीठे होते हैं, वरना खाली बटुए के हिस्से में तो सिर्फ कड़वे किस्से होते हैं। हर शब्द बदल जाता है जब पैसा आ जाता है। वो कल तक आवारा, नालायक कब घर का होनहार बेटा बन जाता है। अल्हड़पन से समझदार होने तक का सफर ऐसे ही नहीं कट जाता है। वो बात अलग है कि लोग या तो आपकी कामयाबी याद रखते हैं या नाकामी। बीच का सफर हर शख्स भूल जाता है। किसी को दिलचस्पी नहीं होती जानने में कि हीरा कितना घिसता है जब निखर कर बाहर आता है। एक दिया ऐसे ही रोशनी नहीं देता, वो खुद को जलकर खुद के तले में अंधेरा रख कर तब दुनिया में अपनी चमक बिखेरता है। खुद को कैद करना पड़ता है, तब जाकर एक आदमी समाज में समाज के हिसाब से चल सकता है, वरना शिकायतें तो कभी खत्म ही नहीं होती, उम्र बीत जाती है। इसीलिए मुझ जैसे न जाने कितनों की कहानी अलग होकर भी एक सी ही नजर आती है। सब एक वक्त पर बिखरे होंगे, सबने टूटकर आज खुद को पाया होगा। अंधेरे ने ना जाने कितना घेरा होगा, तब जाकर कहीं रोशनी का एक कतरा हिस्से में आया होगा। नाकामयाबी से, नाउमीदी से सफर तय किया होगा। कितनी बार तो जान निकलने जैसा दर्द, और कितनी बार खुद को बिल्कुल सुन्न महसूस किया होगा। दूसरों से छिपते छिपते एक वक्त पर आकर खुद से छिपना शुरू किया होगा। हर किसी ने अपनी उस सक्सेस का जो सफर है वो इन्हीं कुछ किस्से कहानियों के साथ शुरू किया होगा। कुछ को कामयाबी कुछ चंद सालों में मिल जाती है, कुछ को बहुत लंबा वक्त लग जाता है, और किसी को कामयाबी मिलकर भी कामयाबी जैसी नहीं लगती। तो हर एक की अपनी कहानी है। मुझे पूरे 6 साल का वक्त लगा। 25 से लेकर 30 साल का वो जो टाइम पीरियड था, वो मेरे लिए वही समय था जिसमें मैंने खुद को बुला दिया और आज इस अबीर को बना दिया। आज का अबीर जिसे आज सब जानते हैं। अब मैं नादान नहीं हूँ, क्योंकि नादानी करने के लिए कोई बचा ही नहीं। एक जगह खाली छूट गई है मेरे अंदर जो कभी भरी नहीं है। ये वो जगह नहीं है जैसे आप सोच रहे हो, जैसे हर किस्से कहानियों में होता है कि प्यार में धोखा मिलने के बाद आदमी सक्सेस की राह पकड़ता है। खैर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर सोचता हूँ काश हो जाता। कम से कम प्यार का दर्द भूल तो पाता, पर ये दर्द प्यार का नहीं है बल्कि दोस्ती का है, और दोस्ती का दर्द कभी भूला नहीं जा सकता। दोस्त जब आपकी जिंदगी में शामिल होते हैं तो वो अपनी एक अलग जगह बना लेते हैं। जब तक वो साथ रहते हैं तब तक वो जगह उनकी होती है, और जब वो चले जाते हैं तो यादें उसमें अपना बसेरा जमा लेती हैं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो मेरा सिर्फ दोस्त नहीं था, वो मेरा हमदर्द था, मेरा भाई था, मेरा सब कुछ था। हम लोगों ने बहुत छोटी उम्र से दोस्ती को किया था, बहुत छोटी उम्र से, जब शायद स्कूल में थे।
मुझे तो याद भी नहीं है। खैर, उसका नाम अमन था। मुझसे एक सीट आगे बैठता था और रोल नंबर मेरे बाद आता था। अक्सर जब उसका रोल नंबर आता था तो बहुत चीख कर प्रेजेंट मैम बोलता था। ऐसे ही मेरा ध्यान उस पर गया था। कुछ पल मैंने नोटिस किया, फिर उसके बाद मैंने उससे पूछ ही लिया, भाई तू इतना तेज चीखता क्यों है? टीचर धीरे भी सुन लेगी अगर तू धीमे बोलेगा तो। इस बात पर उसने ऐसा जवाब दिया था कि एक पल के लिए तो मैं भी सन्न हो गया था। एक जवान को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और जब वो अलर्ट है तो उसकी आवाज में दिखना चाहिए। ये कहते हुए उसके चेहरे के ऊपर एक अजीब से हाव भाव थे, आंखों में एक चमक थी और बॉडी पूरी तरीके से स्टिफ थी। उसके इस अतरंगी से जवाब को समझने में मुझे कुछ वक्त लगा था। जब उसकी जोर जोर से हंसती हुई आवाज को मैंने सुना था। बात उसकी अजीब थी, पर उसके हंसने पर मुझे एम्बैरेस फील हुआ था। मैंने अजीब सी निगाहों के साथ उसको देखा। उसने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, आई स्वेयर अबीर, तुम्हें मिलाकर ये जवाब मैं लगभग 100 से ऊपर लोगों को दे चुका हूँ, पर तुमसे ज्यादा फनी एक्सप्रेशन मैंने किसी का नहीं देखा। तुम सच में बहुत फनी हो अबीर। वो 30 साल का अबीर समझ नहीं पाया कि सच में उस वक्त फनी था कौन, पर उसकी हंसी पर मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ ही गई और इस तरीके से हमारी दोस्ती हुई थी। उसके बाद अक्सर हम लोग क्लास में बहुत बातें करते थे, इतनी शरारत करते थे कि टीचर्स को हमारे नाम याद हो गए थे। हर रोज कंप्लेंट जाती थी, पर हम कभी नहीं सुधरे, कभी नहीं। उसके साथ बचपन शायद बेहतर हो गया था। मुझे उससे बेहतर कभी दोस्त मिला नहीं। वो सच में मेरा बेस्ट फ्रेंड था। धीरे धीरे हम लोग बड़े हुए, 10th, 12th और फिर कॉलेज में आ गए। इस बीच में उसका सपना पता चलता था मुझे। वो एक पायलट बनना चाहता था। उसके उस बचपन के जवाब का जो असली मतलब था वो मुझे अब समझ आया था। इस पूरी जर्नी में उस 10 साल के अबीर से लेकर उस 20 साल के अबीर तक पहुंचने में मैंने बहुत कुछ समझा था। ये वो झल्ला इंसान नहीं है जिसने वो अतरंगी सा जवाब दिया था, बल्कि ये सच में एक डेडिकेटेड पर्सन है। वो बहुत हार्ड वर्किंग था। उसका सपना था कि वो पायलट बनना चाहता है और हर बार वो यही कहता था, अबीर एक दिन देखना इन आसमान में मैं तुझे उड़ता हुआ नजर आऊंगा, तब तू मुझे देखकर यहाँ से हाय कर ले। और जब वो ये कहता था तो मैं बस उसे देखकर मुस्कुरा देता था। पता नहीं क्यों, पर उसका सपना धीरे धीरे मुझे अपना सा लगने लगा था। उसके चेहरे की वो मुस्कुराहट मुझे अच्छी लगने लगी थी। हम लोग ऐसे ही घूमते, कॉलेज में इतनी मस्ती करते, अक्सर लेट नाइट में गाड़ी लेकर निकल जाते। चाय की टपरी से लेकर बियर तक सब कुछ हम लोगों ने शेयर की थी। बात करते थे, डिस्कस करते थे फ्यूचर को। और अक्सर इन बातों में वो मुझसे पूछता था, अबीर तेरे फ्यूचर का क्या प्लान है? और जब भी वो ये पूछता था तो बातें जैसे वहीं थम जाती थी। फ्यूचर का क्या प्लान है, इस बारे में मैं जितना सोचता था मुझे उतना ही सब धुंधला नजर आता था, क्योंकि मेरे फ्यूचर का कोई प्लान नहीं था। मेरे पास कोई एम नहीं था, ऐसा कोई सपना नहीं था जिसे मैं पूरा करना चाहूँ। बहुत बार सोचा कुछ करूँ, पर कुछ दिमाग में ही नहीं आता था। फिर मैं उसको बस सिर्फ यही जवाब देता था, फ्यूचर है, फ्यूचर में ही देखेंगे, और वो बस मुस्कुरा जाता था। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था, पर धीरे धीरे अब वो मुझसे अलग हो रहा था। मैंने गौर किया था कि अब हम लोगों की बातें कम होती हैं। अब वो पहले की तरह कोई पार्टी नहीं होती, चाय की टपरी पे घंटों बैठकर कोई बातें नहीं होती। बियर पिए हुए भी बहुत समय हो गया है। सच कहूँ तो उसके साथ जाए हुए ही बहुत समय हो गया है। महीनों गुजर गए। मैंने उससे पूछने की भी कोशिश की, पर पूछ नहीं पाया, क्योंकि सामने मुझे खुद दिख रहा था। वो अब अपनी ट्रेनिंग पर हद से ज्यादा फोकस कर रहा था। हम लोग हॉस्टल में एक ही साथ रहते थे और वो 3 बजे उठ जाता था। सुबह 3 बजे वो अपनी फिजिकल ट्रेनिंग करता और रात को किताबों में घुस जाता था। मैं उसे बस ऐसे ही बैठ कर देखता रहता था। जब वो 3 बजे जाता था तो अक्सर मुझसे कह कर जाता था, अबीर ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ। और मैं बस कंबल ओढ़ कर सो जाता था। जब वो गेट से बाहर निकलता था तो कुत्तों के भौंकने की आवाज तक को मैं सुन पाता था और अपने मन में कहता था, यार ये इंसान भी ना, मुझे तो जानवरों तक को चैन नहीं लेने देता। ये कहकर मैं फिर सो जाता था। और वक्त गुजरा। अब लगभग कॉलेज खत्म होने की कगार पर आ चुका था और हम दोनों के बीच शायद वो दोस्ती अब खत्म हो गई थी।
उसके मुताबिक ऐसा सिर्फ मुझको लगता था, क्योंकि उसके लिए तो सब कुछ नॉर्मल था। आखिरी सेमेस्टर बचा था और उसके बाद कॉलेज खत्म हो जाना था, पर आखिरी सेमेस्टर से पहले एक ब्रेक आया और उस ब्रेक में लगभग 15 से 20 दिन की छुट्टियां थी। हम लोग सब अपने घर जा रहे थे, हॉस्टल खाली हो रहा था। मैं और अमन हम भी अपने रूम में अपना सामान बांध रहे थे। मैं अपनी ही दुनिया में था, तभी उसने मुझसे पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, अबीर। बहुत वक्त हो गया था उसको इस तरीके से मुझे पुकारता हुआ सुनकर, इसीलिए मैं एकदम से चौंक कर उसकी तरफ मुड़ा। मैं उसे हैरानी से देख रहा था, क्योंकि वो जैसे अपनी ही दुनिया में खड़ा था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? उसने अपनी आंखों को तिरछा करते हुए कहा, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या हुआ। मैंने अपने सामान को छोड़ दिया और सीधा खड़ा हो गया। वो भी अब मेरे करीब आ गया था। उसने कहा, आजकल देख रहा हूँ तुम मुझसे बात नहीं करता। मैंने अपने मन में बुदबुदाते हुए कहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने उसकी तरफ घूर कर देखा और लगभग अपनी तेज आवाज में कहा, साले बात तो तू नहीं करता और मुझसे कह रहा है। ये कहते हुए मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई उस टी शर्ट को उसकी तरफ बहुत तेजी के साथ फेंक कर मारा था और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। वो बहुत प्योर मुस्कुराहट थी। ऐसे हंसते हुए मैंने उसे बहुत कम देखा है। मेरी टी शर्ट को पकड़ते हुए उसने मुझसे चीख कर कहा, अरे नहीं भाई, मैं तो तुझसे बात कर रहा हूँ, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। बताना कैसा है? बहुत समय से बात नहीं हुई, अब घर जाएगा तो क्या करेगा? ये कहते हुए मुझसे पूछने लगा। मैं अभी भी अपने सामान को पैक कर रहा था। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था इस तरीके से उसका बोलना। हाँ, अब इसको फुर्सत मिली है तो मुझसे बात करना चाहता है, वो भी आखिरी दिन में जब हम लोग घर जा रहे हैं। अब तो कॉलेज भी खत्म होने वाला है। मेरा दिमाग खराब था, इसीलिए मैं उससे बात नहीं करना चाहता था और मैं अपने बैग को पैक करने लगा। वो भी मुझे मेरी किताबों को, मेरे सामान को समेट कर देने में मदद कर रहा था, पर मैं उससे बोल नहीं रहा था। उसने कहा, अरे क्या नाराज है? मैंने कहा, मुझसे बात मत कर। उसने कहा, अरे भाई सुन भी ले। मैंने खींचते हुए कहा, मैंने कहा ना अमन, मुझसे बात मत कर। अब तेरे पास समय है तो तू मुझसे बात करने आ गया, वरना तुझे तो मेरा कोई होश ही नहीं था। ये कहते हुए मैं अभी भी बहुत गुस्से में अपना काम कर रहा था। तभी उसने मुझसे कहा, देख ले भाई, कुछ ही समय है, उसके बाद तो शायद मैं तेरे पास भी ना हूँ। उसकी ये बात सुनकर अचानक मेरे हाथ रुक गए। मैंने हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, इस बात का क्या मतलब है? उसने वहीं बैठते हुए कहा, इस बात का ये मतलब है कि, मैंने कहा, बोल भी अब। उसने कहा, मेरा सिलेक्शन हो गया है। ये बात बहुत धीमे से कही गई। कुछ पल के लिए मुझे समय लगा समझने में कि आखिर उसने कहा क्या है, पर जब मुझे समझ आया उस वक्त मुझे भी नहीं पता कि मेरे चेहरे के क्या हाव भाव थे। मैंने सब सामान फेंक कर उसकी तरफ लगभग दौड़ लगा दी थी। मैंने कहा, क्या? उसने कहा, हाँ भाई हाँ, मेरा सिलेक्शन हो गया है। बस ये कहने की देर थी और सारा गुस्सा कहीं हवा हो गया था। मैंने गले लगाते हुए कहा, भाई माय गॉड, सच में तेरा सिलेक्शन हो गया है? उसने हाँ भी भरते हुए कहा, हाँ भाई, फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया है, सेकंड राउंड सेमेस्टर के बाद होगा, शायद हमारे एग्जाम से पहले पड़ जाए। बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत। मैंने कहा, यार तू मुझे ऐसे खबर ऐसे कैसे दे सकता है, वो भी बिना पार्टी के? यार सच में बहुत खराब है। ये कहते हुए मैं उसे मारने लगा और वो हंसता हुआ दूर भागने लगा। हमारी हंसी टोली उस कमरे में ऐसे ही गूंजती रही। मैं उसके लिए खुश था, बहुत खुश था। हाँ, नाराजगी थी, पर वो नाराजगी इस खुशी के आगे शायद कहीं काफिर हो गई थी। फाइनली हम लोग थम गए थे। मेरा हाथ उसके कंधे पर था और वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तू तो बहुत छुपा रुस्तम निकला। हाँ, आखिर कब बताने वाला था? जब फाइनल रिजल्ट आता था तब? उसने मुझसे कहा, सच बताता हूँ, भगवान कसम, सबसे पहला शख्स तू है जिसे मैंने बताया है। मैंने चौंक कर पूछा, अपने घर पे खबर नहीं की? उसने कहा, नहीं, तू सबसे पहले है, मैंने सबसे पहले तुझे बताया है। ऐसा लग रहा है जैसे सपने के बहुत करीब हूँ अबीर, बहुत करीब, बस छूने वाला हूँ। ये कहते वक्त उसके चेहरे के ऊपर जो एक्सप्रेशन थे उसे मैं आज भी नहीं भूल पाया। उसकी निगाहें आसमान में थीं और चेहरे पर एक सुकून और पानी की एक ललक, उस चीज को पाने की जो बस कुछ कदमों की दूरी पर है। मैंने उसके कंधे पर हाथ डालते हुए कहा, चिंता मत कर, तू उसे भी छू लेगा। यह आसमान तेरा है, तू उसमें उड़ता हुआ नजर आएगा और जैसे तूने कहा, मैं यहाँ से खड़े होकर तुझे हाय करूंगा। उसने कहा, अरे यार मेरी छोड़, अब तू बता, तूने क्या सोचा है? अब तो कॉलेज भी खत्म होने वाला है। मैंने कहा, अरे यार मैंने अभी कुछ नहीं सोचा। अब वो सीरियस हो गया था। उसने मुझसे कहा, अबीर ऐसे कैसे चलेगा? हमारा फ्यूचर हमारा इंतजार कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि मैं अगर आसमान में उड़ूं तो
तो तू जमीन में दर बदर भटकता रहे। भाई तुझे कुछ सोचना होगा। ये कहते हुए वो सीरियस हो गया था, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं वहीं बैठ गया, वो भी मेरे बगल में आकर बैठ गया था। उसने मुझसे कहा, प्लीज सोच, अब वक्त ज्यादा नहीं है। मैंने झल्ला कर कहा, क्या सोचूं? मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या करूं। डैड भी अब मेरे कान खा रहे हैं, वो भी हर रोज लगभग फोन कर यही पूछते हैं कि कुछ कर अबीर, कुछ कर। पर नहीं समझ आ रहा मुझे मैं क्या करूं। ये कहते हुए मैंने लगभग अपनी भड़ास से निकाल दी थी, क्योंकि उसके सामने मैं चिल्ला सकता था, चीख सकता था, उसे बता सकता था जो मैं आजकल फेस कर रहा हूँ। वो कुछ देर तक मुझे ऐसे ही देखता रहा, फिर एक लंबी सांस लेकर खड़ा हो गया। उसने कहा, रिक, मैं जानता हूँ तू सब कुछ कर सकता है, बस खुद पर विश्वास कर, कुछ तो सोच। मुझे पता है तू सोल्यूशन निकाल लेगा, तू चैंप है, फाइटर है, अगर तू चाहे तो सब कुछ कर सकता है। मैंने लगभग मजाक उड़ाते हुए कहा, बस कर, जली पर नमक छिड़कना बंद कर, तू पायलट बनने वाला है, वही काफी है, हम मोटिवेशनल स्पीकर मत बन, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये कहते हुए मैं वहीं बैठ गया। उसने कहा, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, अगर तुझे कहीं रास्ता नहीं मिल रहा तो मेरी फील्ड में ट्राई क्यों नहीं करता? तेरे पास सब कुछ है, बस कुछ डेडिकेशन की कमी है, अगर तू अपना करेगा तो यहाँ काम कर सकता है। मैंने एकदम से उसके चेहरे की तरफ देखा, जैसे कि कहीं वो इस बार दोबारा मजाक तो नहीं कर रहा, पर उसके चेहरे पे एक सीरियसनेस थी। मैंने लगभग अपने उस ख्याल को झटकते हुए कहा, ना यार, मेरे से नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा ये सुबह सुबह उठना, जी तोड़ कर एक्सरसाइज करना और उसके बाद फिर थक हार कर किताब कॉपी में घुसना। आई एम सॉरी, मुझसे नहीं होगा। उसने कहा, अरे होगा, सब होगा, अगर वक्त आएगा तो तू सब कर लेगा। उसकी ये बात शायद मुझे आज तक याद है। सही कहा था उसने, वक्त आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। हम लोग अपने घर लौट गए, वो अपने घर और मैं अपने घर। घर आकर कुछ आसान नहीं था, चीजें मुश्किल थी। वो ट्रेनिंग के लिए खुद को तैयार कर रहा था और मैं सिर्फ अपना वक्त काट रहा था। उस कुछ हफ्तों में घर पर बहुत आर्ग्यूमेंट हुए। डैड सिर्फ यही कहते थे कि मुझे कुछ करना चाहिए और मैं अक्सर इस बात पर झल्ला जाता था। उन्हें मेरा घूमना फिरना पसंद नहीं आता था। रात को लेट नाइट तक दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वो अक्सर मुझे अमन की उल्हाना देते थे। वो कहते थे, उसको देख, वो कितना अच्छा कर रहा है, अभी कुछ टाइम में ऑफिसर बन जाएगा और तू क्या करेगा, चपरासी का चपरासी ही रह जाएगा। मुझे ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता था और उस वक्त पे अमन को 2-4 घूंसे लगाने का मन करता था। खुद तो बन गया और मेरा जीना हराम कर दिया, पर क्या करूं, उससे भी कुछ नहीं कह सकता था और डैड से भी कुछ नहीं कह सकता था, तो बस खुद में ही होकर रह जाता था। घर पर बहुत खिचकिच हुई। जब तक हॉस्टल वापस लौट नहीं आया तब तक आए दिन वो कहा सुनी होती ही रहती थी। फाइनली हॉस्टल के लिए मैं निकल गया था। मन में सुकून था कि फाइनली घर से छुट्टी मिली, कम से कम कुछ वक्त के लिए तो मैं शांत रहूंगा। और मैं हॉस्टल आ गया। रूम पर जाकर देखा तो कमरा खाली था। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि अक्सर जब भी मैं अपने घर से लौटता था तो उससे पहले ही वो आ जाता था, पर इस बार वो नहीं आया। यहाँ तक कि अगले 1 हफ्ते तक वो नहीं आया। फिर लगभग 15 दिन के बाद वो आया। 15 दिन के बाद लगभग मैंने उसे 1.5 महीने बाद देखा होगा, पर 1.5 महीने के अंदर वो कम्प्लीटली चेंज हो गया था। एक पल में मैं उसे पहचान नहीं पाया। वो बिल्कुल सच में किसी सोल्जर की तरह लग रहा था। एक ऐसा पर्सन जो बस जाने के लिए तैयार है। उस यूनिफॉर्म को अगर वो पहन लेगा तो कोई फर्क नहीं बता पाएगा। मैं उसे हैरानी से कुछ घड़ी देखता रहा। उसने मुझसे कहा, क्या हुआ, तू मुझे ऐसे देख रहा है जैसे पहली बार देख रहा हो। मैंने कहा, भाई तूने किया क्या है, तू कितना बदल गया है। उसने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं किया, बस दिन रात मेहनत की है, मत पूछ कितना ज्यादा टूटा हूँ। अभी तक मेरी हड्डियों में दर्द है, पर चीजें वर्थ इट हैं। मैं बस उसकी खुशी में खुश हो गया, उसे कांग्रेचुलेशन किया और फिर इस तरीके से शुरू हुआ हमारा आखिरी सेमेस्टर। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। उसने अपनी राह पकड़ ली थी और मैंने अपनी। मैंने तो एग्जाम को ही अपना टारगेट बना लिया था। खैर वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था। इस बीच में एक दिन आया, एक दिन जिस दिन मेरा बर्थडे था। सोचता हूँ कि काश वो दिन आया ही ना होता। मैं अपनी क्लास खत्म कर आया था। लगभग 5 बज रहे होंगे। रूम खाली था क्योंकि वो इस वक्त ट्रेनिंग ग्राउंड पर होता था। तो मैंने बस अपना बैग रखा और मैं सोने के लिए चला गया। थक चुका था, यूं कहूं परेशान था। बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही थी। टेंशन थी फ्यूचर की और वक्त गुजरने की। मैं बस सो गया था।
मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरा बर्थडे था। लगभग घड़ी में 7 बजे होंगे जब दरवाज़ा ठक की आवाज़ के साथ खुला और मैंने सिर्फ करवट ले ली, क्योंकि मुझे पता था कि अमन होगा, वो शावर लेगा और फिर लाइब्रेरी चला जाएगा, तो मुझे इतनी ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए मैं सो गया। पर इस बार कुछ अलग हुआ था। वो शावर लेने की बजाय मेरे बगल में आके बैठ गया था। उसने मुझे लगभग हिलाते हुए कहा, उठ जा, ये सोने का समय नहीं है। मैंने अपने उस कंबल के अंदर से ही आवाज़ देते हुए कहा, सोने देना, क्या दिक्कत है तुझे? उसने कहा, मुझे क्या दिक्कत है, उठ जा, घड़ी में 7:30 बज रहे हैं। मैंने कहा, तो क्या हो गया, हर रोज़ बजते हैं। उसने कहा, हर रोज़ नहीं बजते बेवकूफ़, आज तेरा बर्थडे है, पार्टी नहीं करनी क्या? उसकी ये बात ने मुझे थोड़ा सा हिला दिया था। मैंने कंबल में से अपना मुंह निकालते हुए कहा, बर्थडे? उसने कहा, हाँ तेरा बर्थडे, चल उठ। मैंने कहा, मुझे नहीं जाना, तू जाना। कहते हुए मैं उस कंबल को अपने ऊपर और संभाल कर सो गया था, पर उसने मुझे सोने नहीं दिया। अगले ही पल उसने मेरा कंबल मुझसे छीन कर अलग किया और लगभग मुझे लात मारते हुए बाथरूम की तरफ धकेल दिया। लगभग आधे घंटे के बाद मैं तैयार होकर उसके सामने खड़ा था, वो भी तैयार होकर खड़ा हुआ था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कहाँ जाना है? उसने कहा, चलते हैं कहीं घूमने। मैंने कहा, यार मुझे नहीं जाना। उसने मुझे लगभग मेरी गाड़ी की चाबी देते हुए कहा, चल ना, इतना नखरे दिखाने की भी क्या जरूरत है, आखिरी बर्थडे है, फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा साथ में सेलिब्रेट करने का, चल। ये कहते हुए वो आगे बढ़ गया, फिर मैंने उसके शब्दों को दोहराया, आखिरी बर्थडे है। फिर उसके बाद एक साइन करता हुआ मैं भी आगे बढ़ गया। उसके बाद हम अपने वही यूजुअल स्पॉट पर गए थे, पर सरप्राइज अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ लगभग क्लास का हर एक बंदा मौजूद था और एक बहुत ग्रैंड पार्टी हो रखी थी। मैं लगभग पूरी तरह से शॉक था। मैंने अमन की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, ये कब किया? उसने कहा, तुझे क्या लगा मैं तुझे भूल गया? ये कहते के साथ उसने मुझे अपनी वो स्माइल दी थी। मैं बस उसे हैरानी से कुछ पल ऐसे ही देखता रहा। ये बंदा कोई मौका नहीं छोड़ता मुझे सरप्राइज देने का। मैं अपने ख्यालों की दुनिया में खोया ही हुआ था कि तभी पीछे से मेरे दोस्त ने मुझे आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे चल पी, क्या तुम लोग ऐसे ही बातें करते रहोगे? मैंने कहा, हाँ आया। इसके बाद मैं और अमन दोनों वहीं केक की टेबल पर बढ़ गए थे। काफ़ी सारे लोग थे, मेरी क्रश भी थी, हमारे कुछ सीनियर्स भी थे, साथ में बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी थे। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। वो दिन बहुत अच्छा था, सिर्फ अगर मनहूस वो कुछ घंटे ना आते तो। लगभग रात के 12 बज रहे थे। सब ने थोड़े लाइट ड्रिंक ले रखे थे, इसीलिए सब थोड़े बिजी थे। मैं और वो वहीं बैठे हुए थे। उसने मुझसे कहा, चलते हैं। मैंने कहा, कहाँ? उसने कहा, चल ना, एक लॉन्ग राइड पर चलते हैं। ठीक है कर वो आगे बढ़ गया। मैंने कहा, यार हमने पी रखी है। उसने कहा, कुछ नहीं होता, हम हैंडल कर लेंगे, इतना भी ज़्यादा नहीं पी रखी और मैं होश में हूँ। मैंने कहा, मैं भी होश में हूँ, ऐसी क्या बात है? ये कहकर मैं उसे दिखाने लगा, चल कर। हाँ मैं होश में था, इतना भी ज़्यादा नहीं पी रखी थी मैंने, ये सच था। इसके बाद हम दोनों निकल गए। वहीं पार्किंग से गाड़ी लेकर बस जाने ही वाले थे, तभी अचानक से पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आई और मैंने कहा, यार गाड़ी मैं चलाऊंगा। उसने कहा, तू चलाएगा? मैंने कहा, हाँ मुझे चलाने देना, तू बहुत धीमे चलाता है, आज मुझे हवा से बातें करनी है। उसने लगभग हंसते हुए मुझे गाड़ी की चाबी दे दी थी। फिर क्या, मैं और वो बैठ गए। सड़क खाली थी और हमारी रफ्तार बहुत तेज। हम दोनों बात कर रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, फुल ऑन मस्ती कर रहे थे। उसने मुझसे कहा, अबीर मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा, ऐसा क्या हो गया? उसने कहा, बस 1 हफ्ता बचा है, 1 हफ्ते के बाद फाइनल ज्वाइनिंग है। मैं एकदम से रुक गया। मैंने कहा, क्या? उसने कहा, हाँ मैंने सेकंड राउंड भी क्लियर कर लिया है एंड लास्ट बस इंटरव्यू बचा है एंड सब कुछ सॉर्ट ऑफ है। मैंने कहा, यार तूने तो कमाल कर दिया, इसीलिए तू आज इतना खुश है। उसने कहा, नहीं यार ऐसी बात नहीं है, मैं तेरे लिए खुश हूँ। ये कहकर मैंने अपनी रफ्तार को और तेज कर दिया। उसने कहा, अबीर धीरे चला, इतना तेज करने की क्या जरूरत है? मैंने कहा, तू आसमान में उड़ने वाला है, कम से कम मैं जमीन पर तो उड़ ही सकता हूँ। ये कहकर मैं हंसने लगा, वो भी हंसने लगा। उसने कहा, सच में मैं बहुत खुश हूँ अबीर, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा, मैं भी खुश हूँ, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। उसने कहा, यार इंटरव्यू के बाद मिलना तो मुश्किल होगा ना, पता नहीं कहाँ ट्रांसफ़र होगा, कितना लंबा समय लगेगा, पता नहीं हम लोग फिर कब मिलेंगे और इस तरीके से सड़कों पर कब घूमेंगे। उसकी ये बात ने पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं कराया था। हम कब मिलेंगे, सड़कों पर कब घूमेंगे, उसके जाने का दुख अजीब सा उस वक्त मुझे महसूस हुआ था। मैंने गाड़ी की रफ्तार को थोड़ा तेज कर लिया। वो बोलता जा रहा था और मैं सुनता जा रहा था। बहुत सारे सपने उसने मुझे वहाँ पीछे बैठ कर बताए थे और मैं हमेशा की तरह सिर्फ सुन रहा था। हमारी रफ्तार तेज थी, मुझे लग रहा था कि हम लोग ही हैं यहाँ सिर्फ, पर ये शायद सिर्फ मेरी गलतफहमी थी। कुछ चंद सेकंड के अंदर पता नहीं क्या हुआ था, मैं आज तक नहीं समझ पाया। आंखों के सामने से कुछ धुंधला सा आया था,
और अगले कट पर जैसे ही हमने गाड़ी मोड़ी, सामने से एक बहुत तेज़ रफ्तार का वो ट्रक कब हमारी गाड़ी से टकरा गया हमें खुद पता नहीं चला। मैंने चीख तक नहीं सुनी थी, सब कुछ सुन्न था। देख सकता था वहाँ मैं अपनी खून भरी आंखों से कि सामने बहुत बहुत सारे शीशे पड़े हुए हैं, कांच के टुकड़े हैं, खून बह रहा है। मैं अपने बगल में अमन को भी देख सकता था, उस ट्रक को भी देख सकता था जो हमारी गाड़ी से टकराया था। और अगले ही पल उसका ड्राइवर मेरी आंखों के सामने से ही भाग कर गया था। पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खुद को हिला सकूं। अमन कहाँ है कुछ नहीं पता था। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें गूंज रही थी। एक सन्न सी आवाज़ आ रही थी, पर सांसें कम थी। देखते ही देखते वहाँ लोगों का हुजूम इकट्ठा हो रहा था। मैं महसूस कर सकता था लोगों की चीख पुकारों को, पर बस महसूस नहीं कर पा रहा था तो खुद को, क्योंकि मैं